आज हमारे बीच आदरणीय सुनील अंबेकर जी हैं, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और आज वो आपसे बात करेंगे भारत रत्न बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के दर्शन पर, उनके चिंतन पर। विश्वविद्यालय में एक सर्टिफिकेट कार्यक्रम भी शुरू किया है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लाइफ एंड थॉट ऑफ B.R. अम्बेडकर। हम लोग जो भी संभव है, जिस तरह से भी संभव है, उनके विचारों से अपने आप को जोड़ते हैं और नई पीढ़ी को भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। आपके बारे में हम सब जानते हैं कि आप इतने अच्छे वक्ता हैं, इतने श्रेष्ठ वक्ता है। विशेष रूप से बाबा साहब के दर्शन, उनके जीवन इत्यादि के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये बातें बताते हैं। ऐसा सरल व्यक्तित्व, ऐसा सहृदय व्यक्तित्व, और हमने कभी इनके चेहरे पर क्रोध नहीं देखा। और प्रेम से काफ़ी लोगों के बीच में, हज़ारों के बीच में, उत्तराखंड में एक कार्यक्रम में आए थे, 5,000-6,000 बच्चे थे। और इतने व्यस्त होने के बावजूद भी जिनको पहचानते हैं उनसे वो खड़े होकर 1 मिनट ज़रूर मिलते हैं। परिचय इन्होंने देने के लिए कहा था। परिचय में ये मुख्य बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। बाकी परिचय तो रहता ही है हर एक का। अभी 1 सप्ताह पूर्व यहाँ पर एक कार्यक्रम अंबेडकर फाउंडेशन में ही हुआ था। उसमें अखिल भारतीय जो विद्यार्थी परिषद है, उसकी ध्येय यात्रा, संपूर्ण यात्रा को पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। 1992 से ये प्रयास चल रहा था, लेकिन व्यस्तता और अन्य कार्यों के कारण यह कार्य संपन्न नहीं हो पाया। लेकिन अभी पिछले 2 वर्षों में, अभी जस्ट बात ही हो रही थी और वहाँ भी उन्होंने बताया था कि कोरोना ने एक तरह से उनको अवसर दिया कि उसको लिपिबद्ध कर सकें। पहले 400 पृष्ठों का एक पुस्तक बन रही थी, अब वो लगभग 2 खंडों में होकर के 800 पृष्ठों में ये किताब हो रही थी, ध्येय यात्रा। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ऐतिहासिक जीवन गाथा है। और इसके संपूर्ण के सूत्रधार आप ही हैं। आदरणीय सुनील जी ने एक और पुस्तक लिखी थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र। यह आज से 2 वर्ष पूर्व वो पुस्तक का विमोचन हुआ था। संयोग से उस कार्यक्रम में भी मैं था। बहुत पॉपुलर पुस्तक है। और एक ही लाइन में इनके बारे में कहा जाता है कि आप छात्र जीवन से ही परिषद में विभिन्न दायित्वों पर कार्य करते हुए देश के लगभग सभी प्रमुख संस्थानों में प्रवास और वहाँ के छात्रों और अध्यापकों से संवाद करते रहे। आपकी प्रेरणा से हमारे विश्वविद्यालय को डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सेलेंस, यह सेंटर हम लोग को मिला हुआ है। अभी तक यह जो अवसर केवल परंपरागत विश्वविद्यालय को ही मिलता था, लेकिन पहली बार ओपन यूनिवर्सिटी यानी दूरस्थ शिक्षा और तकनीक के माध्यम से भी हम उन छात्रों को किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए यह सेंटर हम लोग को दिया गया। और शीघ्र ही उसका MOU वहाँ पर जो एक्सचेंज हुआ है वो हम लोग के पास आएगा और निश्चित रूप से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। आज की डेट में 23 अंबेडकर चेयर्स हैं और 31 अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सेलेंसेस है। इसमें ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में केवल हम लोग का ही नाम है। और यह जो प्रेरणा है हम लोगों की, आप लोगों से जो प्राप्त होती है कि हमारे यहाँ के सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी इस महायज्ञ में अपनी आहुति देना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं। एक और अभिनव प्रयोग हम लोगों ने इस दिशा में करने का प्रयास किया। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत
अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में बीए, बीएससी और बीकॉम में जो उनकी शुल्क है, शुल्क मुक्ति फ़ी वेवर स्कीम के तहत हम लोग बच्चों का प्रवेश देते रहे और उसमें जो छात्रों ने प्रवेश लिया उनकी संख्या लगातार बढ़ती रही। 2020-21 में 1,73,000 छात्रों ने प्रवेश लिया, उसमें से 1,34,000 लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, फीस बिना जमा किए हुए प्रवेश लिया। कोरोना के दौरान ये संख्या और भी ज़्यादा थी, 1,58,809, यानी लगभग 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे केवल 2 या 3 प्रोग्राम्स में इस फ़ी वेवर स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं। इसका फ़ायदा यही है कि उनके पास पैसा नहीं है। जो भारत सरकार की स्कीम है उसमें रियम्बर्समेंट होता है। रियम्बर्समेंट में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि वर्तमान में अगर पैसा नहीं है तो कैसे वो प्रवेश ले सकते हैं। रियम्बर्समेंट के लिए उनको पहले आधारभूत पैसा चाहिए। हम लोग के यहाँ फ़ीस भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम लोग इस स्कीम को चला रहे हैं और हम लोग सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग को भी इसमें विशेष सहायता प्राप्त हो सके। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जैसा जैसा समय बीतता चला जाएगा वैसे वैसे उनके व्यक्तित्व की स्वीकार्यता और उनके जीवन के बारे में और अधिक लोग जानने लगेंगे। कभी कभी ऐसे महापुरुषों के साथ होता है कि उनके जीवन काल में वो बहुत बड़े महान कार्य करके जाते हैं, लेकिन उनके जीवन काल में शायद सभी लोग उनको वैसा समझ नहीं पाते जैसा समझना है। और ये बात दोनों तरफ होती है, मतलब जो उनके अनुयायी होते हैं उनके साथ भी ऐसी होती है कि वो पूरी तरह जिनके अनुयायी बने उनको नहीं समझ पाते हैं, और जो उनके अनुयायी नहीं हैं वो भी कई बार उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये व्यक्तित्व ही इतने बड़े होते हैं कि एक जीवन काल में किसी व्यक्ति को समझना ये आसान नहीं होता, क्योंकि उनका कर्तृत्व, उसकी व्यापकता इतनी बड़ी होती है कि उसका आकलन कर पाना सामान्य मनुष्य की बुद्धि से थोड़ा परे ही होता है। और इसलिए उसके लिए जनरेशन्स लगते हैं, 1, 2, 3 पीढ़ियाँ लगती है, तब जाकर उनके व्यक्तित्व को व्यापक रूप में हम लोग कुछ समझ पाते हैं। ये सभी महापुरुषों के साथ होता है और मुझे लगता है कि ये बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ तो बिल्कुल पूरी तरह लागू होती है। और जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 1956 में उनके निर्वाण के बाद भी अब लगभग 60 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं, लगभग 6 से ज़्यादा दशक हो चुके हैं। काफ़ी मनुष्य जीवन के लिए एक लंबा समय है, और इसलिए अब हम लोग बिल्कुल निरपेक्ष रूप से उनके जीवन की ओर देख सकते हैं और देखना चाहिए, ताकि हम उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह आकलन कर सके और उनके व्यक्तित्व के आधार पर हम आने वाले जीवन के लिए, आने वाले अपने सार्वजनिक जीवन के लिए हम कुछ निष्कर्ष निकाल पाए जिनको हम लेकर आगे चल सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जीवन था उसके बारे में हम लोग जानते हैं सब लोग कि किस तरह से एक विपरीत परिस्थिति में उनका जन्म हुआ। समाज की उस समय की जो परिस्थिति थी उसमें एक ऐसा वातावरण बना हुआ था कि जन्म के आधार पर जाति और जाति के आधार पर उच्च नीच का भेदभाव, और स्वाभाविक रूप से उस क्रम में जो नीचे है
उनके साथ वो भेदभाव और ज़्यादा। लेकिन जब भेदभाव का स्वभाव होता है तो वो भेदभाव सब जगह होता है। मैं आज आपके सामने उन बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ जिससे ये बात समझ में आए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर केवल समाज के किसी एक वर्ग के और किसी एक उद्देश्य से ही आए हुए व्यक्तित्व नहीं थे। वो पूरे समाज, सारा समाज के कल्याण के लिए, इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए उनका यहाँ आना हुआ था और इसलिए उनके जीवन कार्य को उस तरह से देखना आवश्यक है। अब उस जमाने में वो अपना करियर बनाने के लिए गए अमेरिका और उनका जो पीएचडी का अध्ययन है उस समय रुपी कन्वर्टिबिलिटी और उसके बारे में उनका रिसर्च और उनका पीएचडी है, शोध प्रबंध उनके उस विषय में है। यानी शिक्षा के उस स्तर तक पहुंचने के बाद उस व्यक्ति ने अपना करियर अपने लिए सीमित नहीं रखा। उन्होंने देश का स्मरण किया, अपने समाज, देश के जो करोड़ों पिछड़े लोग हैं जिनका जीवन बहुत पीछे है, उनका स्मरण उनको रहा और वो वापस आए और उन्होंने अपना स्वयं का करियर ही उस पूरे समाज के उस परिवर्तन के लिए, जो सबसे पीछे, उनको आगे उठाने के लिए पूरा करियर ही समर्पित कर दिया। अब ये उनके जीवन का जो पहलू है, आज भी करियर की बात चल रही है, आज भी वो दुनिया चल रही है। मुझे लगता है कि आज और आने वाली सब पीढ़ियों के लिए अपना करियर उत्तम बनाने के बाद भी उसको कैसे देश और समाज के लिए उपयोग में लाना है, ये उनके व्यक्तित्व का जो विशेष पहलू है वो हमेशा प्रेरणादायी रहेगा और उससे आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरित होती रहेगी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर निश्चित रूप से उनके जीवन में हम लोगों को ध्यान में आता है कि उन्होंने सामाजिक बुराई जो थी हमारी, उस और भेदभाव था, उस पर प्रहार करना प्रारंभ किया। और कई बार उनके प्रहार थोड़े कड़वे शब्दों में भी है, कठोर शब्दों में भी है, लेकिन कभी कभी कोई बड़ा सुधार होने के लिए कठोरता और कड़वे शब्दों की जरूरत होती है। और बोलते हैं कि पुरानी जब बीमारी होती है तो थोड़ा खून निकलता है, लेकिन सर्जरी करना जरूरी होता है, क्योंकि अंततः उससे भला ही होता है। हमारे समाज में, यानी हमारा हिंदू समाज, जो उसका नाम ही होता है हिंदुत्व में, तत्व क्या है तो वो एकत्व है, मतलब सभी समान हैं और इसीलिए समानता को ढूंढकर सभी समान है, सभी में वही तत्व है और इसलिए हम सभी अपने ही हैं। ये जिसका मूल तत्व है, जिस पर पूरा ज्ञान का भंडार बना, हजारों वर्षों की साधना चली, ऐसे समाज में जब ऐसी बुराई आती है जो बिल्कुल उसके ज्ञान के विपरीत है, जो उसके हजारों वर्ष के साधना के विपरीत है, इसका मतलब ये बीमारी बहुत बड़ी है और इसलिए उस बीमारी से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पीड़ित भी हो रहे हैं। ये बात समझने की है कि हमारे समाज की इस बुराई को, ये बुराई है, इस बात को लगभग 700-800 साल का अगर हम इतिहास देखेंगे तो हमारे देश में जितने भी संत परंपरा हुई, मैं तो महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र में अगर भक्ति आंदोलन को देखेंगे तो लगभग जिसको आज हम लोग जाति बोलते हैं, उस हर जाति से संत आए। देश में भी हम देख सकते हैं, संत रविदास जी से लेकर, बिल्कुल हम दक्षिण से, केरल से शुरू करेंगे तो नारायण गुरु के प्रयासों से लेकर बिल्कुल एक लंबी श्रृंखला अपनी है। ये सारे प्रयासों में एक बात हमें समझ में आती है कि हर प्रयास में उन्होंने इस भेदभाव को, शास्त्र का कोई आधार नहीं है, ये स्पष्ट रूप से रखा।
और उन्होंने ये बात, भेदभाव को समाप्त करने की बात जोर शोर से कही। अपने जीवन में उन्होंने उसका पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया और उसका प्रभाव भी दिखता है। और ये प्रयास चल रहे थे, यानी इस जातिगत भेदभाव की अवस्था को देखकर लगभग मुझे लगता है 1890s में, 91, 92 में जब स्वामी विवेकानंद केरल गए तो उन्होंने उसको हेल कहा, नर्क कहा। और उसके बाद नारायण गुरु का उदय है। नारायण गुरु ने जो प्रयास किए, उसके बाद जब महात्मा गांधी वहाँ गए, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट वर्ष याद नहीं है, लेकिन लगभग 1930 की बात होगी। महात्मा गांधी ने, मतलब जहाँ उन्होंने एक पागलखाना कहा था स्वामी विवेकानंद ने, उन्होंने नारायण गुरु के कार्य और उसके परिणामों को बहुत अच्छे से सराहना की है महात्मा गांधी जी ने। किस तरीके से समाज के पिछड़े वर्ग को आगे लाना और भेदभाव को दूर करने में कैसा बहुत बड़ा काम किया है। एक बात अच्छी है कि समाज ने उन सब जाति वर्ग से आए हुए सभी संतों ने जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को नकारा, उन सब को समाज ने संत का दर्जा दिया। और वो किसी एक जाति के संत नहीं बने, वो पूरे समाज के संत बने। इसको हम एक पॉजिटिव एंगल से देख सकते हैं कि लोग ये मान रहे थे कि ये गलत हो रहा है, लेकिन शायद अपनी आदतों के कारण उससे मुक्त नहीं हो पा रहे थे। अगर ऐसा ना होता तो वो सारे संत नहीं बनते पूरे समाज के, परंतु उससे मुक्त हो नहीं पा रहे थे, बार बार उसी दिशा में जा रहे थे। और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद एक कड़े प्रहार की आवश्यकता थी, एक निर्णायक प्रहार की आवश्यकता थी। और वो निर्णायक प्रहार किसी को करना पड़ता है। हो सकता है कि उसके जीवन काल में शायद लोग उसको पसंद न करें, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो उसकी चिंता नहीं करते हैं। वो समाज हित में क्या है उसकी चिंता करते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी भूमिका को निभाया और इसीलिए शायद उनके जीवन काल में उनके बारे में शायद कई लोग समझ नहीं पाए। लेकिन आज जब हम कंपेयर करते हैं कि दुनिया में ऐसी बीमारियां जहां है, वहां कानूनन भी उनको बदलने और हटाने के लिए लोगों को कई साल लग गए। अमेरिका में या यूरोप में जो ब्लैक एंड वाइट है या उनकी स्लेवरीज है, उनको मुक्त करने के लिए कितने साल उनको लगे। एक के बाद एक कानून आते आते कई सारी लंबी प्रक्रिया चली। जो आज स्वयं को बहुत ही डेवलप्ड कहते हैं, उनको ये सब करने में बहुत, मतलब आपको हिंदी में हम बोलते हैं ना, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। इतना आसान नहीं था। लेकिन हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके इस कड़े प्रहार का परिणाम ये हुआ कि समाज ने इस बात को एक कभी कभी टेम्परेचर भी चाहिए ना उतना चेंज होने के लिए, तो वो उस मुकाम पर हमको ले गए कि हम एक ही झटके में, जब देश का संविधान बना तो हमने एक ही झटके में उन सारी पुरानी रीतियों को नकारा और एक समता का जो संदेश है, पुरुष हो महिला हो, कौन सी जाति से आते हो, आर्थिक दृष्टि से आप कहाँ हो, आप पढ़ाई की दृष्टि से कहाँ हो, सारे भेद मुक्त करके हम सब एक है, इसका हमारे संविधान में जो घोषणा हुई उसमें सभी लोगों को क्रेडिट जाता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कड़ा प्रहार समाज की इस बुराई पर किया, निश्चित रूप से हमें ये मानना पड़ेगा कि वो एक ऐसे महान व्यक्तित्व है जिनके कारण हम निश्चित रूप से कम हमारी अधिकृत व्यवस्था में हम उस बुराई से एक ही झटके में मुक्त हो सके। और ये मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए आज हम लोग पूरी दुनिया में और हम स्वयं आने वाली पीढ़ियों के सामने सर उठाकर खड़े हो सकते हैं कि हाँ भाई, जब मौका आया तो हमने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिसमें हमने इस बात को नकार दिया। और उस दृष्टि से जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कार्य को देखते हैं
तो ध्यान में आता है कि उन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया, बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया। उसके लिए उनको बहुत लोगों का सुनना भी पड़ा, बहुत लोगों से, क्योंकि प्रस्थापित व्यवस्था जब बदलती है तो ये बात ध्यान में आती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रयासों को समझना जरूरी है। उनका प्रयास शांतिपूर्ण था, उनका प्रयास कंस्ट्रक्टिव था, डिस्ट्रक्टिव नहीं था, समाज को ध्वस्त करने का नहीं था। उनका प्रयास देश विरोधी नहीं था, उनका प्रयास देश में शांतिपूर्ण तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से, शब्द कड़े थे परंतु तरीका शांतिपूर्ण था। और ये बात समझिए कि हम लोगों ने, क्योंकि महापुरुष अगर नहीं होते ऐसे तो पता नहीं हम भी किस दिशा में जाते हैं। हमारा एक देश दुनिया के पटल पर ऐसा है कि जिसने, ठीक है हमें समय लगेगा, पॉलिटिकल इक्वेलिटी के बाद सोशल डेमोक्रेसी के लिए हमें समय लग रहा है। हाईवे पर उल्टी दिशा में चले जाते हैं तो यू टर्न करने में काफी लंबा जाना पड़ता है, लेकिन पक्का है यू टर्न करना है, चेंज करना है हम लोगों को। तो वो बात, और इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कितने बड़े हिंसा से और कितने बड़े तूफान से उन्होंने हमको बचाया। डिक्टेटरशिप से बचाया, क्योंकि ये आंदोलन जहां गए वहां डिक्टेटरशिप है, स्वतंत्रता वगैरह शब्द कोई दूर दूर तक नहीं है, और बाद में इक्वेलिटी भी नहीं है। और इसीलिए जो असंतोष था, असमानता के खिलाफ जो असंतोष था, उसको सही तरीके से उन्होंने, भारतीय तरीके से, हमारी परंपरा के तरीके से उन्होंने ऐसा एक रास्ता बनाया कि जिससे हम उन गलतियों से, उन बुराइयों से बाहर निकलने के रास्ते पर चल पड़े। उस समय दो नेता पॉपुलर थे, एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, एक तरफ जोगेंद्रनाथ मंडल थे। जोगेंद्रनाथ मंडल पॉलिटिकली अगर देखा जाए, इलेक्शनरिंग की दृष्टि से वो ज़्यादा सफल थे, क्योंकि वो इलेक्शन भी जीते। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शायद इलेक्शनिंग में उतने सफल नहीं हुए। पहली बार 52 में मुंबई में लड़े, तब वो नहीं जीत पाए। बाद में मेरे ख्याल से 54 में विदर्भ की भंडारा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, तब भी जीत नहीं पाए। राज्यसभा में वो थे और उसके बाद मिनिस्टर भी रहे, वो हम सब जानते हैं। तो भारत में लॉ मिनिस्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बने और पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल बने। अब ये कंपैरेटिव देखना जरूरी है कि नेता कौन बड़ा है, जो केवल इलेक्शन जीत गया वो बड़ा है, या जो इलेक्शन जीतने के लिए अपने तत्व से, अपने देश से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, वो बड़ा है। अब इतिहास बता रहा है कि शायद इलेक्शन जीतने के लिए जो अपने तत्व से समझौता नहीं करता, अपने देश से समझौता नहीं करता, शायद इलेक्शन हार जाता है, वो देश का बड़ा नेता है। उनका नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। तो जोगेंद्रनाथ मंडल जी के सामने और बाबा साहेब के सामने सेम ऑफर था कि आप हमारे साथ आओ, अलग देश बनेगा, आपका वहां सम्मान होगा और आपको जो यहां प्रताड़ना हो रही है उससे मुक्ति मिलेगी। जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने स्वीकार किया, वो उनके कॉम्बिनेशन में गए। विभाजन के समय उस देश में, पाकिस्तान में गए, वहां के लॉ मिनिस्टर भी बने। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, ये हमारे समाज की समस्या है, इसको हम समाज के अंदर हम इसको समाधान करेंगे। ये देश मेरा है, ये हजारों वर्षों से हमारा देश है, इसको हम सब ने, हमारे सारे पूर्वजों ने मिलकर इसको बनाया है। एंड ही अपोज्ड,
उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हमें पता है बात की कहानी कि जोगेंद्रनाथ मंडल वहाँ गए और बाद में विभाजन के समय ही और उसके बाद जो अत्याचार जब शुरू हुए तो उसमें अनुसूचित जाति के जो लोग थे, मतुआ लोग ज़्यादा थे और भी सारे लोग थे, उन सबको भी उन्हीं तरह से अत्याचारों का सामना हुआ। देखना कठिन हो गया और कोई स्थान भी नहीं था जोगेंद्रनाथ मंडल जी का। वो अंततः वो वापस भागकर भारत आए। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने पत्र में ये सारी कहानी लिखी हुई है। अब इस संदर्भ में हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जब देखते हैं तो उनके व्यक्तित्व के बारे में हम और गहराई से समझ सकते हैं कि वो समाज के समाधान कैसा चाहते थे। अपने समाज के अंदर जो बुराई है, भेदभाव की, उच्च नीचता की, जन्म के आधार पर जाति की और जाति के आधार पर भेदभाव की, उस बुराई को वो किस रास्ते से समाधान करना चाहते थे। आज ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आज भी कई सारे लोग बाबा साहेब के नाम पर कई सारे भटकाने वाले रास्तों का बार बार उल्लेख करते जा रहे हैं और इसलिए उनके जीवन और उनके दर्शन की स्पष्टता हम लोगों को होना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके जीवन में, उनका जीवन अगर हम देखेंगे तो एक फक्कड़ व्यक्तित्व था। बहुत संग्रह करना उनको आता नहीं था। थोड़े स्पष्ट बोलने वाले थे और स्पष्ट मतलब मुंह पर ही बताने वाले थे। तो कभी कभी किसी को बुरा भी लगता था। उनके जो जीवन चरित्र लिखने वाले कुछ लेखकों ने लिखा भी है कि इसके कारण वो संगठन करने के लिए वो बाधक भी होता था। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी फक्कड़ता थी। वो अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित थे और उसके प्रति वो कठोर परिश्रम के लिए भी समर्पित थे। और इसलिए उनका जीवन क्रम देखते हैं कि किस तरह से वो एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते आने के बाद एक अच्छा जीवन जी सकते थे वो। लेकिन उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, समाज के ऐसे सारे वर्ग तक गए, सब लोगों से मिले और अनेक प्रकार के संघर्ष को उन्होंने प्रारंभ किया। उस समय तुरंत उसके परिणाम नहीं मिले, लेकिन आज अगर हम मुड़कर देखते हैं तो उनका संघर्ष था कि पानी का जो स्थान है वो सबके लिए समान रूप से होना चाहिए। संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी लगातार कहते हैं कि गांव हो, शहर हो, पानी का स्थान, मंदिर का स्थान और अंतिम जो यात्रा होती है स्मशान, वो सब समान होने चाहिए। अब उस दिशा में हम लोग काफी कदम बढ़ चुके हैं, बहुत कदम बढ़ चुके हैं। लेकिन अभी भी समाज में कुछ ऐसी जगह, ऐसे स्थान बचे हुए हैं कि जहां अभी भी हम लोग उस भेदभाव को समाप्त नहीं कर पाए। लेकिन एक बात समझने की है कि उस दिशा में समाज उनके जीवन से प्रेरित होकर आगे बढ़ चुका है। उन्होंने अपने संविधान निर्माण के समय कई सारे विषयों को उन्होंने उठाया। यानी कई लोगों को ये बात ध्यान में होगी, कई लोगों को ध्यान में नहीं होगी कि उन्होंने उनसे प्रेरित होकर बहुत सारे लोगों की जो सहमति बनी हमारे संविधान के कई विषयों पर, उस सहमति में उनका लोगों से चर्चा करना, बात करना, विषयों की स्पष्टता रखना, इसका बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने उद्बोधन में कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो आ गई संविधान से, परंतु वो सोशल डेमोक्रेसी का उल्लेख करते हैं। हम सब जानते हैं
अब ये सोशल डेमोक्रेसी जो है, ये जो उनका विचार था, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये वास्तव में उनका शेष कार्य है, जिसका रास्ता तो उन्होंने बनाया, लेकिन चलना सबको पड़ेगा उस पर। और इसलिए उनके उस बात को गहराई से समझना आवश्यक है। उनके कार्य का हिंदू समाज पर भी बहुत गहरा असर हुआ, केवल वंचित वर्ग पर नहीं हुआ, समाज का जो शेष वर्ग है उस पर भी बहुत गहरा असर हुआ। समाज के कई सारे उस समय कई सारे नेताओं ने, कई सारे सामाजिक संगठन संस्थाओं ने समाज को इस बुराई से मुक्त करने के लिए अपने अभियान छेड़ दिए। वो सब निश्चित रूप से जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस बुराई को उजागर किया, मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से उसका परिणाम रहा होगा। क्योंकि ये प्रयास सामूहिक प्रयास होंगे। जब तक हम ये मानेंगे कि ये किसी एक की समस्या है, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब पूरा समाज ये मानेगा कि हमारे समाज में ये कमी है और बुराई है, तब इसका समाधान हो सकता है। तभी हम लोग सोशल डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, या समता बोलते हैं, या समता के आधार पर जो समरस समाज हम बोलते हैं, वो संभव है। संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने 1925 में जब संघ का प्रारंभ किया, तो संघ के उस समय सार्वजनिक क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग सामान्यतः ब्राह्मण वर्ग से आते थे, या जिसको आज हम लोग तथाकथित उच्च वर्णीय वहाँ से आते थे, क्योंकि व्यवस्था वैसी बनी थी तो पढ़ने लिखने के लिए वही लोग जा रहे थे। तो जब सामाजिक आंदोलन शुरू हुए तो उस वर्ग से सभी एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व थे। संघ जब प्रारंभ हुआ तो डॉक्टर जी ने पहले दिन से ये पक्का रखा कि यहाँ लोग आएंगे, कोई प्रोफाइलिंग जाति के नाम पर नहीं होगा, न पूछा जाएगा, न लिखा जाएगा, न रहने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, न कोई कार्य का विभाजन, कोई भी उसमें कोई भी आधार में जाति आधार नहीं रहेगा, और सब एक साथ रहेंगे। आज ये बात आसान लगती है, लेकिन उस समय ये बात बहुत बड़ी क्रांतिकारी थी। और इसलिए समाज में बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो इसके पूरक कार्य प्रारंभ कर दिए थे। और इसलिए संविधान निर्माण के समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये देख रहे थे कि कौन सी ऐसी शक्तियां देश में हैं जो इसके पूरक काम कर रही है, जो भेदभाव से ऊपर उठाने के लिए अपना अपना योगदान देने का प्रयास कर रही है। और इसलिए वो उनके मन में ये आशा थी कि निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरा समाज इस बात को अपने हाथ में लेगा और समता के साथ साथ एक समरसता को, हार्मोनी को भी स्थापित करेगा। इसलिए वो एक शब्द उपयोग करते थे, उन्होंने कहा है कि लिबर्टी, इक्वालिटी ये तभी संभव है जब उसके साथ बंधुता होगी, फैटर्निटी होगी। कई लोगों को लगता है ये फ्रेंच से आए शब्द, ऐसे कहीं से नहीं आए, ये हमारे देश का ही चिंतन है, जो कई लोगों ने कहा, भगवान बुद्ध ने भी कहा। और इसलिए उस बंधुता जो है ये संविधान से निर्माण नहीं की जा सकती, ये कानून से नहीं की जा सकती, ये समाज के अंतर्मन से, अंतर्भाव से, उस भाव से ही तैयार हो सकती है, परस्पर प्रेम से ही तैयार हो सकती है। और इसलिए हम लोग ये कार्य केवल महापुरुषों के भरोसे छोड़ नहीं सकते कि भाई वही लोग करके चले जाएंगे, नहीं।
उन्होंने जो अपना काम करना था वो कर दिया। अब ये पूरे समाज के हर व्यक्ति का ये दायित्व होगा कि उस बंधुता को हम कैसे स्थापित करें, और इसलिए परस्पर पूरक है ये। इक्वालिटी जो है, समता और बंधुता, तब समाज में समरसता है, हार्मोनी है। और इसलिए हर एक के व्यवहार में वो अपेक्षित है, एट वेरी पर्सनल लेवल, हमारे फैमिली लेवल पर, हमारी सामाजिक व्यवस्था के स्तर पर, हमारे जितने भी सामाजिक प्रकार है उसके स्तर पर, और तभी यह संभव है। और इसलिए जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो ध्यान में आता है कि आज के संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो विचार और उनका कार्य है वो और ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है, रिलीवेंस जो है उसका और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, हमारे समाज में अगर जातिगत भेदभाव है तो पुरानी व्यवस्था खराब हो गई है। डॉक्टर बाबा साहेब भी अपने पुस्तक में लिखते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में। लेकिन नई व्यवस्था कहां से आएगी? नई व्यवस्था कहां से आएगी? क्या हम अमेरिका से मिलेगी हमें, जिनके पास ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं तो वो क्या देंगे? और वो अपनी ब्लैक एंड वाइट ही सॉल्व नहीं कर पाए। कलर पिक्चर तो शुरू नहीं हुई वहां पे, अभी ब्लैक एंड वाइट ही चल रहा है। और इसलिए हमें इसका समाधान कहां से मिलेगा? तो इसका समाधान हमें नई व्यवस्था कहीं से भी उपलब्ध नहीं है। और इसलिए किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी से ऐसे, हर जाति समाज से ऐसे नए लोग खड़े होने पड़ेंगे। वो एससी वर्ग से भी खड़े होने पड़ेंगे, हर जाति से, एसटी में भी खड़े होने पड़ेंगे। समाज के ओपन कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी जो भी हमने बनाई वो तो आर्टिफिशियल है सब कैटेगरी, हम तो एक है मतलब। लेकिन आज जो भी हम लोगों ने अपनी अपनी अस्मिताओं से हम लोग खड़े हैं, उसमें से समझदार लोगों को आना पड़ेगा, जो उस वेस्टेड इंटरेस्ट में फंसे नहीं है, जो केवल उन अज्ञान और इमोशंस में फंसे नहीं है, जो भविष्य देख सकते थोड़े ठंडे दिमाग से। उनको एक साथ आकर बैठना पड़ेगा और ये मंथन करना पड़ेगा कि भाई नई व्यवस्था कैसी होगी जिसमें तुम्हारा भी हित रहेगा, मेरा भी हित रहेगा, और जो शोषण से मुक्त रहेगी। तो न हम दूसरों की तरफ देख सकते, न हम आसमान की तरफ देख सकते, ना जमीन से ऐसी कोई व्यवस्था आएगी। तो 75 वर्ष हो चुके हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जाकर भी 66 ईयर्स हो गए। अब मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों के लोगों को ये ऐसे शोध होने पड़ेंगे, ऐसे लीडरशिप आनी पड़ेगी, ऐसे कम से कम यूनिवर्सिटीज़ में जो एसोसिएशन के लोग हैं उनको ये लीडरशिप लेनी पड़ेगी कि भाई हम बैठेंगे, सबके साथ चर्चा करेंगे, रास्ता निकालेंगे कि भाई नई शोषण मुक्त, समता युक्त ऐसी व्यवस्था कैसी होगी। क्योंकि वो बहस अभी तो प्रारंभ करनी पड़ेगी। वो बहस प्रारंभ करने के लिए ऐसे समझदार लोगों की आवश्यकता है। शायद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहते तो वो भी हमें आज वही दिशा दिखाते हैं। और इसलिए आज मुझे लगता है कि ऐसी नई व्यवस्था बनाने के लिए नए ऐसे लोगों की आवश्यकता है, और जिसका नेतृत्व विश्वविद्यालयों को, हमारे एकेडमिक स्पेसेस जो है उनको करना पड़ेगा। उसी से जिस सोशल डेमोक्रेसी का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने संविधान सभा के अंतिम उद्बोधन में उल्लेख करते हैं, उस उद्देश्य को हम तभी पा सकेंगे। और इसके लिए मुझे लगता है आप सबकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए आप सब लोग उस जिम्मेदारी को लें। यही वास्तव में उनका सच्चा स्मरण होगा, और उनके प्रति जो अपनी श्रद्धा है या उनके प्रति जो हम वास्तव में अपना एक आदर व्यक्त करना चाहते हैं वो उसी से होगा। क्योंकि ये महापुरुष हमारे केवल फूल और नमस्कार नहीं चाहते, वो हमसे उनके बताए हुए रास्ते पर चलना देखना चाहते हैं।